जैन जैन जैन। गुलाम वंश एक मिश्रित वंश था। चलिए अब आगे पढ़ाना है गुलाम वंश के आगे। गुलाम वंश में हम शमसी वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश को इलबरी वंश भी कहेंगे। गुलाम वंश में 3 बड़े राजा हुए हैं। सबसे पहले ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया को भी हम रजिया और बलबन। रजिया का हालांकि कार्यकाल ज्यादा दिन रहा नहीं, 4 साल 36 से 40, 1236 से 1240, लेकिन बल उसको 40 दल ने चौपट कर दिया। यूं कहिए कि इहो जाके 40 दल से लड़ गई। समझ में आ गया कि नहीं? बलबन देखिए कितना आराम से एंट्री किया 40 दल में। बलबन दिमाग लगाया, डायरेक्ट नहीं लड़ा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब वहां अल्लाह नहीं किया करो तुम लोग, गेटवा पे बार बार मना करते हैं मत बैठा करो लोग, तो तुमको 4 को गेट पे बैठना रहता है। गर्ल्स बहुत ज्यादा लेट आती हैं सब तो नहीं नहीं नहीं, लड़का को कैसे उठा दोगे लोग को? ज्यादा लेट आए लोग तो वापस भेजो, बंद कर दो, गेट बंद कर दो। एक तुम लोग हल्ला क्या करता है? एक फिक्स टाइम के बाद गेट बंद कर दो, ठीक है? जब तक 2 दिन क्लास नहीं छोड़ोगे वो सब नहीं समझेगी सब। कौन उधर हल्ला कर रही है? ए कौन ची कर रही हो? घरे बैठल हो? चलिए हम आगे देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। कौन सा वंश? खिलजी वंश। खिलजी के बारे इससे पहले सब समझा दिए थे ना। खिलजी के पहले कौन सा था? ऐबक, सॉरी गुलाम वंश। उसमें मेन 4 याद रहेगा आपको, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कौन कौन? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। बलबन से पहले नसीरुद्दीन भी याद रखिएगा। नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन मसूद शाह, टोपी सिलता था नसीरुद्दीन शाह। उससे पहले जो थे सब, जिसने बलबन को नियुक्त किया था, अलाउद्दीन मसूद शाह। नसीरुद्दीन शाह क्या किया था? टोपी वगैरह सीनता था, उल्लू खान की उपाधि धारण किया था। उल्लू खान की क्या किया था? उपाधि धारण। बंद करवा दो जी उधर से। कहाँ बैठेगी सभी सब? हाँ इधर आओ लोग, इधर आओ लोग, इधर आओ लोग, इधर इधर यहाँ पे इधर ही खड़ी हो जाओ लोग। हाँ चलिए, जगह नहीं है तो यहीं खड़ी होकर पढ़ो, पढ़ाई ना करना है, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो। हाँ चलो, उधर जगह नहीं है, इधर ही कहीं कहीं गिर जाओ, उधर। हाँ उधर, हाँ हाँ उधर कोना में घुस जाओ। हम देखते हैं कौन सा वंश? खिलजी। बट इससे पहले सब याद रहेगा ना? हाँ सबसे पहले खिलजी वंश के पहले सब याद हो गया तो खिलजी के बारे में समझते। देखिए खिलजी वंश जो थे सब ना बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। सब इतना मतलब नहीं होता है, कोई कोई बैट्समैन आता है 2 ओवर रुकता है 50 रन मार दे। तो रोहित शर्मा, तो होता है कुछ कुछ। तो ये सब भी थे, ज्यादा दिन शासन नहीं किया सब, 30 साल। 1290 में खत्म होता है गुलाम वंश और आते हैं खिलजी वंश। क्यूमर्स और कैकुबात को मार के आ जाते हैं खिलजी वंश और 30 साल रहते हैं 1320 तक। तो 1290 से 1320 तक, इस 30 साल के शासन काल में गर्दा उड़ा देते हैं सही सब पूरा। मतलब कैसे किसी का मन के चलिए बारात आ रहा है और उसमें कोनो पागल सांड घुस जाए, कितना आदमी को कूचेगा मारेगा, कोई ठीक नहीं रहता। उसी तरह भारत में आया सब कौन? खिलजी। इतना तबाही मचाया, इतना भीषण तबाही मचाया जिसका कोई हद नहीं है आप। तो इसमें से जो पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
तो खिलजी वंश वाले आए ना, देखिए गुलाम वंश वाले जो थे वो तो बाहर से ही आए थे अफगानिस्तान के बाद से, तो वो बड़े बड़े अधिकारियों को अपने ही यहाँ से ले आते थे। बट यहाँ रहते रहते क्योंकि गुलाम वंश को लगभग 70 साल यहाँ हो गया था, तो वो यहाँ के लोगों से परिचित हो चुके थे। जब खिलजी वंश आया ना तो वो ज्यादा परिचित थे भारत के लोगों से, अतः खिलजी वंश वाले ही थे जो बड़े बड़े पद भारतीयों को देना चालू किए, यहाँ के मूल लोगों को देना चालू किए। इससे पहले जो वो थे सब ना नॉर्मल लोगों को भारतीय रखते थे सब, अब बाकी बड़ा बड़ा पद किसको देते सब, विदेशी सबको, अपने अफगान वाले लोगों को दिया करते थे सब। तो ये भारतीयों को उच्च पद देना चालू किया सब, और इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक मतलब उदार शासक था, जनता से पूछ के शासन करता था, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मतलब एकदम जनता के हिसाब से ही शासन करता था, और कहता था कि मैं मुस्लिम हूँ, एक उदार मुस्लिम हूँ और किसी का खून बहाना नहीं चाहता हूँ। नॉर्मल शासन कर रहा था यहाँ पर। हालांकि राजा को ज्यादा उदार होकर नहीं काम कर सकता है, वहां पे ज्यादा उदार रहिएगा तो समझ रहे ना, अशोक की नीति देखे ना, जब तक खतरनाक शासन किया तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं थी, और उसके बाद जैसे खत्म हुआ अशोक का पूरा वंश समाप्त हो गया। तो ये उदार नीति को अपनाया था कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जनता की इच्छा अनुसार शासन करता था, और ये कैसा शासक था, उदार। उदारवादी का मतलब क्या होता है कि ये अच्छाई का काम ज्यादा करता था उदारवादी की वजह से। लेकिन कोई भी राजा कोई कहीं ना कभी तो सैन्य अभियान करेगा, तो इसने क्या किया, सैन्य अभियान की जिम्मेदारी दक्षिण भारत से चालू किया था, और दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अपने भतीजा को दे दिया। इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, भतीजा का नाम अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि तुम दक्षिण भारत जीत के आओ, तो ये भेज दिया अपने भतीजा को दक्षिण भारत। और इसका भतीजा जो था ना, ठीक इसका उल्टा था, बहुत खच्चर था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक उल्टा। दक्षिण भारत जब जीतने गया तो दक्षिण भारत में अथाह सोना है, बहुत ज्यादा संपन्न है दक्षिण भारत। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे कजन मैरिज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसका एक ये भी रीजन है कि जो धन संपत्ति है वो एक ही कम्युनिटी में रह जाती है, एक ही परिवार में रह जाता है। कजन मैरिज मतलब चचेरी ममेरी फुफेरी नहीं होता है, उसको कजन बोला जाता है अंग्रेजी में, समझाया। तो इसने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत से बहुत सारा धन दौलत लेके आया यहाँ पर। अब ये सोचा ना कि हम इस पैसा को कहीं ना कहीं निपटा देते हैं, सेटल करते हैं, नहीं तो सब हिसाब दे देंगे ना तो ये बुढ़ऊ रख लेगा सब। तो ये क्या किया ना, पैसवा निपटाने के लिए प्रयागराज, तो अभी नाम है, इलाहाबाद उस समय नाम था, तो इलाहाबाद में एक जगह था मानिकपुर। इलाहाबाद में जगह क्या था, मानिक। सोचा कि मानिकपुर में पहले रुकते हैं, यहाँ अपने कुछ कुछ को क्या करेंगे, सेटल करेंगे, पैसा आधा तो खपा देंगे इधर उधर, आधे लेके कहाँ पहुंचेंगे, दिल्ली। समझ आ गया कि नहीं? लेकिन इसकी सूचना किसको मिल गई, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। उसका भतीजा था, और भतीजा के साथ साथ दामाद भी था, ओके बेटिया फंसा लिया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो भतीजा भी था और दामाद भी था। ये सब काम जो होता है ना, ये जितना ये देखा देखी देखता है सब फंस जाता है, सब फंस जाती है, ये सब जो होता है ये डिपेंड करता है कि पास से, मतलब जिसको देखते रहेंगे ओकरे से ना आपको लगा होगा, वो चाहे अच्छा है चाहे खराब है। अब भारत के किसी आदमी को सेंट पीटर्सबर्ग में कौन पसंद आने वाला भाई, चाहे उसको जोहान्सबर्ग में कौन दिखेगा, मिलेगा? तो पता नहीं क्या है सब, अभी सब अजीब अजीब पगलाएगा सब यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे लड़की लोग को हम हमेशा समझाते हैं ज्यादा खुश नहीं होना लो लड़का सब पे, ये बड़ी तेज पलट जाता है सब। समझ में आया कि नहीं आ गया? बड़ी उठपटांग होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी धन दौलत लेके पहुंच गया मानिकपुर, और ऊपर से पहुंच गया इसका ससुर जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये हिसाब लाओ, अलाउद्दीन को खटक गया यार, तो हमको कोई ना कोई हमारी सेना में क्या किया है, दगाबाजी किया है, और इसको हम अपना हिसाब पूरा दे देंगे तो भैया हमारे पास बचेगा क्या। पकड़ के मार दिया इन्हीं को, ससुर को। हाँ चाचा या ससुर, चाचा या ससुर
पकड़ के मार दिया, कहा जाइए द एंड, ससुर खत्म यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं क्या? बेटी कुछ ही कर लेगी। राजा हो जाकर लाइफ इतना अच्छा नहीं होता है जितना आपको लगता है, उसकी सुविधाएं ज्यादा होती है बट लाइफ बहुत खराब होता है। सिंहासन अस्थाई किसी का रहा ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, किसी का सिंहासन अस्थाई नहीं रहा। जो भी इस सिंहासन पे बैठ रहे हैं, एक समय था अशोक था, सिंहासन पे बैठने का मतलब पूरे भारत को कंट्रोल करना। आज वहां मोदी जी हैं। ये नहीं समझ रहे हैं। तो ये चीजें खैर वो तो एक अब लोकतांत्रिक ढंग से जनता ने चुना है, बट उससे पहले कैसे था कि भैया जिसका पावर है वो चला जाएगा। अभी पावर वोट का है, जिसके पास किसका पावर है, वोट का, वो वहां चला जाएगा। आप में से कोई प्रधानमंत्री बने आने वाले समय में, चाहे महिला लोग में, समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, तो महिला लोग में भी हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं है। आप लोग का आधा तो पॉपुलेशन अकेले महिला का है भारत में, आधा तो आप ही लोग हैं ना। लेकिन आप लोग राजनीतिक रूप से उतना सक्रिय नहीं है। हालांकि अभी जो आरक्षण दिया गया है वो देखिए लागू होने में उसको लंबा समय लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं का संसद में क्या होगा, संख्या बढ़ेगी। तो बताइए मानिकपुर में इसने किसको उड़ा दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिण भारत का हिसाब दिया, बढ़िया से हिसाब दिया। समझ में गया? इसकी हत्या किसने कर दिया? मानिकपुर किसके पास है? इलाहाबाद के पास। हाँ, इलाहाबाद। या दूसरे को प्रसन्न करने का जीवन जीता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उदार शासक था, कहता मैं एक वृद्ध मुस्लिम हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना नहीं चाहता। तो इसका दामाद कहा कि आप नहीं चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं। मार दिया अपने ससुर को। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब आते हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसी ने जो शासन किया वही किया है। जो भी शासन किया है खिलजी वंश में, बस एक के को नाम है आपको, क्या? अलाउद्दीन खिलजी। 3 गो शासक इसमें नाम याद रखना है। एगो फिरोज खिलजी देख ही लिए, संस्थापक है, तो आपकी मजबूरी है संस्थापक का नाम याद रखना होता है आपको। संस्थापक ही किसी चीज को स्टेब्लिश करता है, तो संस्थापक का नाम याद रखना जरूरी होता है। लेकिन कितना काम किया आपको समझ में ही आ गया? कोई काम हम तो किया नहीं। जनता से पूछ के शासन करिएगा। हाँ, पता चला आप लोग से पूछ के हम लोग पढ़ाना चालू किए तो पढ़ा चुके। हाँ, सब अपने अपने सिलेबस बनाएगा। कहेगा सर नेहरू पढ़ा दीजिए ना जरा, इसके बाद यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के बाद ना आप जवाहरलाल नेहरू बता दीजिए। चलिए अब देखते हैं किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बचपन का नाम गुरसप था, अलिया गुरसप। अलिया गुरसप, बचपन का नाम अलिया गुरसप। और अपने चाचा की लड़की को फंसा लिया था, या यूं कहीं वो एक से फंस गई थी। बहुत बहादुर था ये अलाउद्दीन खिलजी, लड़ाई उड़ाई करने में तो इनको पीछे नहीं हटता था। जब पूरे सेना हट जाती थी ना, सेना अगर कहीं हार मान लेती थी तो इसे जो अकेले घुस जाता था। बहुत खतरनाक था ये। और युद्ध जो होता है ना उस समय का, जो घोड़े पे लड़ा जाता है, वो टेक्नोलॉजी पे नहीं हिम्मत पे लड़ा जाता है। जो सामने सामने की लड़ाई थी वो किस पे लड़ा जाता था? हिम्मत पे। बहुत था उस टाइप का मन बड़। एगो गौवा में नहीं दिखेगा कोनो कोनो तनी 2 मिनट में मार चालू कर देगा। तनी तनी हुआ, हाँ 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 का है, कैसे बोला, कैसे तुरंत चालू कर देगा। आप देखते हैं उसी टाइप का कौन था? अलाउद्दीन। ज्यादा सोचता नहीं था, मार धड़धड़ा के चालू कर दिया यहाँ पे। और सबसे ज्यादा जरतुआ था, देख जरना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कभी दूसरे को अच्छा से देखिए नहीं चाहता था, देख जरना था वहां पर। आप लोग को समझ में आ रहा है? देख जरना। हाँ, आप लोग को तो एकदम अच्छा समझ में आएगा। लड़का सब देख जरना उतना नहीं होता है सब। क्या बात कोई लड़का एक कपड़ा पे कम से कम 5 गो बियाह में अटेंड कर लेता है। हाँ, एक अगर सूट सिलवा लिया ना तो कम से कम पे 8 गो बियाह अटेंड करेगा वो। हाँ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा देख जानना था। उसने कहा कि हमको ऐसा काम करना है ना कि सबसे अलग दिखे हम यहाँ पे। तो कहा कि एक काम करते, हम अपना धर्म निकालते एक तो। देख रहे हैं, छोटा मोटा सोचे नहीं इसका। कहा अब अपना धर्म क्यों नहीं निकाला जाए? हम तो मौलाना लोगों ने उनको समझाया कि ये सब चीज नहीं करिएगा। आप राजा हैं तो क्या हुआ, पूरी जनता बगावत कर देगी। इसने सर्वे कराया,
कहा कि हाँ भाई जनता पूरा बगावत कर देगी यहाँ पे। तो उसने कहा ठीक है कैंसिल कैंसिल, और कहा कि जाके आप खलीफा को मान्यता दीजिए, ईरान के जो धार्मिक हैं खलीफा उनको मान्यता दीजिए। तो कहा ठीक है मान्यता देते हैं, आप खलीफा हैं, हम आपसे खिलात ले लेते हैं। ठीक है, खिलात सबसे पहले लिया था इल्तुतमिश, याद कीजिए। तो इसने कहा, नहीं तो फुल मूड में था किस चीज के, अपना धर्म निकालने के। कहा कि हमको कौन रोकने वाला है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, दरबार के साथ लोग कह रहे हैं कहाँ कोई दिक्कत है। इसको हमेशा से ना करने का शौक था कि जो दूसरा काम किया उससे बेहतर हम करें। कुतुब मीनार बनवा के गया कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीट किया इल्तुतमिश। इसने बगल में बनवाया अलाई मीनार, बगल में क्या बनाया अलाई, ठेका दे दिया सेनापति को। भाई घर बनाने की जिम्मेदारी सेनापति को दीजिएगा, एक तल्ले में इतना पातर कर दिया। अरे भाई धीरे धीरे जाएगा ना, एक के तल्ला जाते जाते पातर हो गया। कहा कि तब जोड़ के बराबर कर दो। तो अभी इसे मुंह खुलल रहेगा तो कैसा लगेगा यहाँ पे, तो कहते पातर कर दो, बन गए यहाँ पे। उसका नाम रखा अलाई मीनार। क्या नाम रखा, अलाई मीनार। और याद कीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाया था, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, मस्जिद का नाम कुब्बतुल इस्लाम। तो इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के का जो मेन गेट है ना, उसको चारों ओर बाउंड्री दिलवा दिया। अब मेन गेट का नाम रख दिया अलाई दरबार। क्या नाम रख दिया, अलाई दरबार या अलाई दरवाजा नाम रख दिया। कहा कि भाई कोई मस्जिद में बाद में जाएगा, पहले गेट देखेगा ना कौन बनवाया है। अच्छा पता है, किसी मंदिर मस्जिद कहीं भी पहले तो आप बाहर से कैंपस से ना देखते हैं। कहा कि अपना रहेगा मस्जिद वो ऐबक का, लेकिन दरवाजा हमारा रहेगा। बहुत देख जानना था। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने आप को सिकंदर सानी कहा था, यानी द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर कहा जैसे सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने की होड़ लगी थी, हमको पूरे भारत जीतने की दौड़ लगी है। बताइए हम कोई जगह छोड़े हैं, ना दक्षिण में छोड़े हैं, ना उत्तर, ना पश्चिम, कहीं नहीं छोड़े हैं। एक जगह बस वो द्वार समुद्र नहीं जीत पाया था, और ये हम दक्षिण भारत पढ़ा रहे थे तो भी बता दिए थे, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। अच्छा सिकंदर भी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था, तो सिकंदर भी एक जगह नहीं जीत पाया, अलाउद्दीन खिलजी भी एक जगह नहीं जीत पाया। द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरबारा अलाउद्दीन खिलजी। किसी को दिक्कत, खलीफा को मान्यता दिया या नहीं दिया, दिया, बहुत दबाव में आके दिया था, खलीफा को मान्यता नहीं दे रहा था। अरे खलीफा को मान्यता छोड़ी ना, अपना धर्म निकालने जा रहा था। ये कोई आपको जियो का सिम है, ए पोर्ट करा लो। ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पे। तो द्वितीय सिकंदर किसे कहेंगे, खलीफा को मान्यता दिया कि नहीं दिया, नया धर्म ला पाया, नहीं लाया, दबाव में आके उसने नहीं लाया, नहीं तो ये पूरा क्या था, ले आने के ही मूड में था। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार का प्रतिद्वंदी मीनार बनवाया, जिसका नाम क्या था, अलाई दरबार। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार का नाम अलाई दरबार, अलाई दरबार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, अलाई दरबार। बहुत तेजी से ये एक्सपेंड करना चालू किया था यहाँ पर। और क्या किया इसने, कुछ सुधार भी किया यहाँ पर। उसने देखा कि उस समय जो व्यापार की मंडी होती थी वो रेट बढ़ा देते थे, सब क्या करते थे, रेट बढ़ा देते। कहा कि मंडी जो है ना, जहाँ पे सारा सामान आता है वहां पर कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे पटना में कोई भी फल आता है ना तो बाजार समिति में पहले जाता है, ट्रक का ट्रक आता है, वहां पे कोई भी आएगा ना ट्रक का ट्रक आएगा, 10-20 ट्रक चला जाएगा कहाँ पर, वहां बाजार समिति है वहां पे। और वहां पहले फल की क्या हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी। जैसे दिखा देगा सैंपल, इस संतरा सेब जो भी आना हो लगा वहां पे, अनार लीची जो भी आना रहेगा पहले कहाँ आ जाता है, बाजार से। और वहां ट्रक का ट्रक नीलाम हो जाता है और खरीद लेते हैं बड़े बड़े व्यापारी, उनको गद्दी बोला जाता है। वहां अगर जाएंगे बाजार समिति ना, गद्दी रहेगा, गद्दी नंबर इतना इतना, तो जिसको जितना जरूरत है उतना हिसाब से खरीद लेगा वहां पर। किसी को 10 कुंटल 20 कुंटल, कोई बड़ा बड़ा है ट्रके ले लेता है, पूरा ट्रक हमारा ही लिए उतार दो, उसके पास गोदाम भी ज्यादा है, तो वो जो होता है वो कम रेट में खरीदेगा। अब उसके बाद वो डिपेंड करता है कि सामने कितने रेट में बेचेगा। अब उसमें क्या है ना कि कई बेचने वाले गद्दी वाले हैं, तो जो छोटे व्यापारी होते हैं वो वहीं से जाके खरीदते हैं। तो छोटे व्यापारी वहीं से खरीदेगा जो उसे सबसे कम रेट देगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि सारे गद्दी वाले एक हो जाए और कहें कि हम लोग कमे नहीं करेंगे, लोग 40 रुपये हम लोग खरीदे हैं ना 140 में इन 100 को देंगे। तो अगर सब का सब गोल बना ले तो मजबूरी हो जाएगी आपकी, करना ही पड़ेगा। यही काम करता है सर टेलीकॉम वाला।
जो फोन वाला होता है ना, एयरटेल, साल में 12 महीना होता है ना, 13 महीना हटा दिया सब, 28 दिन का रिचार्ज करके। 28 दिन की रिचार्ज करिएगा ना, साल में 13 महीना होता है। समझ में आ गया? चल गया वो सुप्रीम कोर्ट, कहा कि कौन बात है, हमको 28 दिन का रिचार्ज का, हमको 1 महीने का रिचार्ज चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बुलाया, कहा इधर इधर, सही बोल रहा है तुम, हम लोग भी 28 दिन का कराते हैं। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी कहा कि क्या उनकी कर रहा है 28 दिन वाला, ना तो 56 दिन का, ना तो 84 दिन का। अरे खड़ा खड़ा एक, ये तो 30 दिन का दो, 60 दिन का दो, 90 दिन का दो, ये कौन सी 2-2 दिन का घटाते रहता है यहाँ पे। तो उसको कहा गया कि तुमको एक ऐसा प्लान रखना पड़ेगा जो कंप्लीट 30 दिन का हो। तो कहा सबकी ठीक है, सब गोल बना के बैठा सब एक जगह। तब हो जियो भाई, बताओ हो आइडिया। हाँ भी आई। तो कहा से कि काम करते, 28 दिन वाला प्लान ना रहने देते हैं, और आदेश आया है 30 दिन का भी प्लान होना चाहिए ना, 30 दिन का प्लान भी देते हैं, लेकिन 30 दिन वाला प्लान में दे देंगे महंगा और डाटा देंगे कम, कि रहले कोनो काम के नहीं। तो 30 दिन का प्लान आता है, देखिएगा ना यहाँ पर, वो कोनो काम का नहीं रहेगा, वो पैसों रहेगा महंगा और फैसिलिटी भी नहीं देगा। कहेगा हमारे आगे का था भाई, हम प्लान दिए ना, आदेश यही ना था कि आप 30 दिन का ही प्लान लाइए, उसी को महंगा पड़ेगा, अपने 28 दिन का लेगा, हम 13 महीने का साल बना देंगे। तो उन्होंने अपना गुटबाजी कर लिया कि नहीं कर रहे। देखिएगा सब एक साथ रेट बढ़ाएंगे सब, ऐसा नहीं है कि 28 दिन का रिचार्ज अगर किसी एक में कराएं तो दूसरे में बहुत का अंतर होगा, ज्यादा का नहीं, लगभग कैसा रहेगा सर, एक पास रहेगा सब वहां पे। तो इसने भी कहा कि भाई ये तो गड़बड़ बात है, तो बाजार को कंट्रोल करना जरूरी है एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया और सबको फिक्स कर दिया कि आप अपना रेट बताइए कितना में आप खरीदे हैं वहां पे अधिकारी को। तो वहां पर उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया और गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाया। तो आम लोगों के लिए मूल्य नियंत्रण और गरीब जनता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कौन सी प्रणाली? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसका आप लोग अभी के टाइम पे राशन कार्ड पे मिलता है 5-5 किलो अनाज, मिलता है कि नहीं मिलता? 5 किलो अनाज, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी को कहा जाता है। तो बताइए मूल्य नियंत्रण यानी बाजार प्रणाली किसने लाया? और गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। किसी को कोई दिक्कत है? अलाउद्दीन खिलजी के समय घोड़ा दागने की परंपरा लाई गई। देखिए युद्ध के समय ना घोड़े का रोल बहुत बढ़ जाता था। घोड़ा बहुत फुर्तीला जानवर होता है और युद्ध में बड़ी तेज से अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। हाथी तो भदाह हो जाती है एकदम, यहाँ पे घूम गया युद्ध में तो घूमेगी आराम से, घूम न रहे हैं जी हम, हमरा लड़ाई है का। और घोड़वा जो होता है सब ना, घोड़ा बड़ा जल्दी मालिक को पहचान जाता है। तो लेकिन युद्ध में जानते हैं क्या होता था, जैसे युद्ध होता है तो कोई किसी का हथियार ले गया, हथियार एक ही टाइप का होता है, उसमें थोड़ी लिखा रहेगा कि यही वाला रहेगा यहाँ पे। तो क्या करता था सब ना सैनिक सब, कोई अपने घोड़ा को बहुत मान जान करके रखा है, युद्ध के टाइम पे कहेगा ये वाला घोड़ा हम ले जाएंगे। तो कहा गया कि देखो जिसका सैनिक है, जिस बटालियन का है, वो बटालियन का उस पर मोहर मार दो। तो घोड़ा पर मोहर कैसे मारिएगा, उस पर तो उसका बाल बढ़ेगा, बाल कटा जाएगा यहाँ पे। तो गर्म करके तो इन सब मोहर दाग दिए, घोड़ा को क्या कहिए दाग दीजिए। घोड़ा एकदम चिहुक जाता होगा, दाग देता था घोड़ा को यहाँ पर। तो अभी भी दाग देता है सजा, सांड वगैरह को दागता है। सांड कौन पालता है जी? बकरा सांड दागता है, हाँ दाग के छोड़ता है। अरे वो तो कान होने वाला होता है, दाग के छोड़ता है। चलिए पता नहीं कहां से सांड पाला हुआ है। अरे 2 सांड लड़ जाता है सर तो फिर किसी का नहीं सुनता है। तो घोड़ा दागने की परंपरा किसने लाया? अलाउद्दीन खिलजी। तो घोड़ा दागने की परंपरा अलाउद्दीन के। सैनिकों के लिए ड्रेस अलाउद्दीन खिलजी। नहीं तो पहले क्या था ना, कुछ पहन के लड़ लो, तो घोड़ वाला कपड़ा पहन के क्या हुआ, चलो हो मारो, लड़ाई चालू कर दिया। तो घोड़ा दागने की परंपरा और सैनिकों के लिए ड्रेस अर्थात हुलिया की व्यवस्था किसने चालू किया?
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने हर चीज को व्यवस्थित करने पर लग गया, क्योंकि गुलाम वंश के समय में सारी व्यवस्थाएं चालीसा दल को दी गई थी, और गुलाम वंश के अंतिम समय सारा बागडोर बलबन के हाथ में था, और बलबन ने क्या किया था, चालीसा दल को ही समाप्त किया था। बलबन ने किसे समाप्त किया था, 40। तो गुलाम वंश के बाद ना समाज एकदम शासन एकदम बिखर चुका था। तो इसने क्या किया, 4 आदेश की घोषणा किया, कहा कि गुप्तचर व्यवस्था रहना बहुत जरूरी है, दान में जितनी दी गई जमीन है सबको सरकारी जमीन में वापस ले लिया जाएगा, किसी को दान की जमीन नहीं दी जाएगी, बड़ा बड़ा सबके पास दान है। दान इन द सेंस, दान आया कहां से था, इक्ता व्यवस्था की तरह याद कीजिए, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लाया था, और उसमें जो कर्मचारी करप्ट था वो अपने जान पहचान वाले को ज्यादा जमीन दे देता था, तो दान में दी गई जमीन को किसमें बदल दिया, खालसा जमीन में। गुप्तचर व्यवस्था को क्या कर दिया, अस्थायी कर दिया। नशा मुक्ति अभियान चलाया। मद्यपान, कहा कि बीच में कोई अगर गुटखा पान बीड़ी, इसको मद्यपान कहा जाता है, ये शराब वगैरह जो पी लिए उन लोग को हम क्या कर देंगे, निपटा देंगे। एकदम जैसे बिहार में है ना, शराब वगैरह आप खुलेआम नहीं पी सकते हैं, अगर पी रहे हैं पकड़ा गए तो आपको क्या होगा, जेल होगा। समझ में कि नहीं आ गया। ऐसे चोरी छुप के भले पी सकते हैं तक, क्योंकि आपके जो आपको पीते देख रहा है वो आपको कंप्लेन नहीं कर रहा है, और अगर कर दिया तो आपको नाप दिए जाएंगे। नहीं तो पहले कैसे लोग मोहल्ला में घुस के पूरे मोहल्ला को डिस्टर्ब करता था सब, शराब से देखिए पी लेगा, रात को 7-8 बजे पिएगा, अब 12-1 बजे तक गर्दा उड़ैले रहेगा एकदम, अपनी फैमिली में गाली गलौज करेगा, बाकी आदमी चुपचाप सुन रहा है, तो नहीं अब करे, एगो फोन करेगा, उठा के लेके चल जाएगा यहाँ पे। तो मद्यपान पर क्या कर दिया, निषेध लगा दिया। और ये अशोक से प्रभावित होकर छोटे त्योहारों पर भी क्या कर दिया, रोक लगाया। और बड़े बड़े जो अधिकारी थे, जिन्हें अमीर, अमीर यहाँ कहने का सेंस ये नहीं है कि पैसे से अमीर, बड़े उच्च अधिकारियों के मिलने पर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, वरना ये सब मिल उल के सरकारें बदल देता था। चालीसा दल ने क्या किया था सब, चालीसा दल कम डिस्टर्ब किया। गुलाम वंश को हकीकत में इल्तुतमिश के बाद अगर चलाया तो चालीसा दल, फिर संभाला तो बलबन, बीच में सबको निपटा दिया था सब ना चालीसा दल वाले। तो जो उच्च अधिकारी थे अमीर, क्योंकि उनके पास जमीनें भी ज्यादा थी यहाँ पर, तो उच्च अधिकारियों के मिलने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। उच्च अधिकारियों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। छोटे त्योहारों पर भी क्या कर दिया था, रोक लगा। ये छोटे त्योहारों पर रोक लगाने का परंपरा ये किससे सीखा था, अशोक ने। क्या किया था, अशोक ने प्रतिबंध लगा दिया। तो गुप्तचर व्यवस्था को क्या कर दिया, अस्थायी कर दिया। इसने टैक्स वगैरह को भी लाना चालू किया। और अलाउद्दीन खिलजी का साफ कहना था कि अगर टैक्सेशन कम हो गया तो राजा के पास धन कम हो जाएगा, और राजा के पास धन कम हो गया तो शासन अच्छे से नहीं कर पाए, इसलिए टैक्स व्यवस्था को अच्छा से कंट्रोल करके रखना है। इसने 4 प्रकार के इसके समय टैक्स हुआ करते थे, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। आपको जजिया पता है, पहले पढ़ा दिए हैं, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक टैक्स था। जकात मुसलमानों से के आय पर लगता था, ये आज भी मुस्लिम लोग जकात देते हैं, मुस्लिम लोग आज भी जकात देते हैं। और अगर जकात मुस्लिम धर्म के हिसाब से नहीं दिया जाएगा ना, तो धार्मिक दृष्टि से उनका कमाया गया धन अवैध माना जाएगा। ये नियम है इस्लाम धर्म में कि आपको हर हाल में जकात दे ही देना है। और लोग अमूमन दे देते हैं, और किसी महीने दे या न दे, रमजान में जरूर देते हैं। समझा गया कि नहीं। अब जैसे नवरात्रि में ना कितना अधर्मी रहेगा लेकिन धार्मिक हो जाता, अरे ना हो 9 दिन का बात है, नहीं सावन में आए 1 महीना यहाँ पे, वैसे धर्म चीज में रमजान जो होता है ना बहुत पवित्र महीना हो जाता है इस्लाम धर्म के हिसाब से। तो जकात, हालांकि जकात हमेशा देना चाहिए, जिस वजह से इस्लामिक धर्म की परंपरा के अनुसार कोई भी चीज को अगर धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं लोग, तो वो आपस में ही पैसे जोड़ के कर लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सार्वजनिक रूप से पैसा लेने की या चंदा लेने की बहुत कम परंपरा देखेंगे यहाँ पर। वो अब गरीबी की वजह से भीख मांगना या फिर सहयोग, वो एक अलग चीज हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो गरीबी तो किसी में देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर ना ये अभी जकात वगैरह है, तो उससे क्या होता है कि जो कुछ छोटा मोटा काम है वो कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा काम करना है, जैसे मस्जिद वगैरह बनाना है या कुछ बनाना है, तो वो उसी समय उसके लिए अनाउंस कोई कर देता है कि भाई इसमें आप लोग क्या कीजिए, मदद राशि कीजिए, कुछ जो सक्षम है ज्यादा दीजिए, जो कम सक्षम है थोड़ा सा कम दीजिए। तो ये जकात हो गया। खराज, ये मुसलमानों का क्या था, भूमि कर था। खुम्स सैनिकों का था। खुम्स क्या था, देखिए खराज भूमि कर था।
और खुम्स सैनिक कर था, और जकात जो था इनकम टैक्स था। जकात किस पे था? इनकम पे, जमीन पे नहीं था। किस पे था? इनकम पे, इनकम पर लगता था वहां पे। तो कितने टाइप के टैक्स हो गए? 4। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। याद हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? जजिया, जकात, खुम्स, खुम्स और खराज। आगे बढ़ जाए। जजिया अभी चालू है? अरे जजिया कैसे चालू हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला के समय से ही जजिया कंप्लीट बंद है, हमेशा के लिए बंद हो गया। इसके अलावे जिनका मकान होता था, आज भी ये टैक्स लागू है। आप अपना मकान अगर बनाएंगे ना तो उस मकान का टैक्स लगता है, मकान का टैक्स लग। जब आप कोई मकान खरीदने जाते हैं तो जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, तो रजिस्ट्री तो हो गया, जमीन का मालिकाना हक आपके पास आ गया। अब उसमें दाखिल खारिज होता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? मोटेशन बोलते हैं जिसको, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि अब जमीन का टैक्सेशन आपके नाम पे होगा, जमीन का मालिकाना हक आपके नाम पे हो गया, रजिस्ट्रेशन, समझ आ गया कि नहीं? रजिस्ट्री हो गया। अब मोटेशन में टैक्सेशन आपके ऊपर होगा। तो अगर वो मकान जो आप खरीदे हैं, अगर उस मकान मालिक 2 साल से टैक्स नहीं दिया है, तो मोटेशन के टाइम जाइएगा ना तो कहेगा कि 2 साल का टैक्स आप भर दीजिए। कहेगा हम काहे देंगे जमीन का टैक्स? तो कहा तो जाइए, तुम आपका नामे नहीं चढ़ाएंगे। तो कहेगा ना भाई, आप कुछ ले दे के खत्म करो हो, समझे कि नहीं? तो आज भी मकान पे टैक्स लगता है, और खेत पर आज भी टैक्स लगता है। गांव में थोड़ा कम लगता है। आप देखिएगा रसीद कटता है खेत का, और वो एक कानूनी दस्तावेज होता है। अगर आपके खेत का रसीद अगर कोई दूसरा कटवा लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ जाइएगा। पे वो केस लड़ने के लिए उसका हो गया एक अच्छा खासा चीज। तो इसने क्या कहा कि जो इनका घर बना है तो घर पर भी टैक्स लगेगा। साल में एक बार रसीद कटता है घर का, और आपको एक मकान नंबर दे दिया जाता है। समझ में आएगी नहीं? क्या दे दिया जाता है? मकान नंबर। और जिसका खेत है उस पर भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। साल में एक बार लगता है, आज भी लगता है। ये मकान का भी लगता है और खेत का भी लगता है। आप अपने घर में पापा या दादाजी से पूछिएगा जिनके पास रसीद होगा यहाँ पर, तो जो घर के नाम पर टैक्स लगता था उस मकान को कहते थे घरी के नामक टैक्स, और जो खेत पे लगता था उसे कहते थे चरी। चारागाह पे लगेगा तो चरी, और घर पे लगेगा तो घरी। तो चरी और घरी नामक टैक्स भी होता था यहाँ पर। किसी को दिक्कत? तो इससे आपको क्या लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी टैक्स लेने में कितना तत्पर था? कहा कि बाप रे बाप, इतना ज्यादा हम टैक्स छोड़ सकते हैं, कभी टैक्स को नहीं छोड़ेंगे। और जो दान में दी गई जमीन थी उसे किसमें बदल दिया था? खालसा भूमि। खालसा भूमि किसके पास थी? राजा के पास होती थी। अब पहले दान में बहुत जमीनें दी गई थी, एकता व्यवस्था के तहत या धार्मिक व्यवस्था के तहत दान में बहुत जमीन दी गई थी। तो कैसे भी अलाउद्दीन खिलजी पैसा छोड़ना नहीं चाहता था। इसने आगे एक और नियम बनाया, कहा कि जो सैनिक हैं सब दूसरे जगह लूटने जाते हैं, सब युद्ध होता है किसी दूसरे साम्राज्य को, तो लूट लेता है सब। तो जितना तुम लूटेगा उसका हमको भी उस लूट में क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए। लूट में 80% हम लेंगे। लूट में कितना लेंगे? 80% हम लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डकैत कौन है? अलाउद्दीन खिलजी खुद। अब बताइए, कहीं 1 लाख लूटा, कहीं दूसरे साम्राज्य में हमला किया, खूंटा पे से 100 गो भैंस खोल के लाया, तो 80 गो भैंस अलाउद्दीन खिलजी। मतलब वो पैसा का सबसे बड़ा खतरनाक था। पैसा सबसे जरूरी चीज है, ये साथ ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब तक साथ है नीचे गिरने नहीं देगा। बहुत उटपटांग चीज होता है ये पैसा यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? अरे ज्यादा हो जाता है तो पर्स फट जाता है, आंकड़ बहुत तेज आ जाती है। और ये आंकड़ उसी में आती है जो ना लोअर लेवल में, तो ही जगह ज्यादा आंकड़ आती है। एक हल्का फुल्का पैसा वाला है तो आंकड़ आती है, और नहीं तो अचानक आया है पैसा तो आंकड़ आएगी, और नहीं तो बिना मेहनत आ गया है तब आएगी। समझ आएगी कि नहीं आ गया? बिना मेहनत आ जाता है ना तो आंकड़ आ जाता है। जैसे मान के चलिए आप 25वां तल्ला पे लिफ्ट पे चढ़े हैं, आंकड़ में रहेंगे यहाँ पर। अच्छा सीढ़ी से चढ़िए तो 25वां तल्ला, आंकड़ देखते हैं, हाँ अरे बाप बाप, अब नीचे ना जीतो बाप बाप, बहुत टाइम। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आने में कितना मेहनत करना पड़ा, तो पैसा बचा के रखिएगा कि कहीं अगर बर्बाद हुए तो यहाँ आने में बहुत मेहनत है। समझ आएगी नहीं गया? नहीं तो जो ऐसे पहुंच जाता है उसको कोई क्या ही करना है उसको यहाँ। अब भारत में ना ऐसे ऐसे बैलन की कोई कमी नहीं है, एकदम ऐसा करेगा समझना जैसे लगेगा कि अंबानी नहीं गया, वही अंबानी है। उतना तो वो घमंड में नहीं रहते होंगे।
धमकी देगा क्या, अरे खरीद लेंगे तुमको, नहीं खरीद पाएगा। 1 करोड़ का सामान लगा है शरीर में, 3-3 लाख 10 लाख का तो किडनी हो जाएगा, कौन सी खरीद लेगा? यहाँ पे 25 से 30 लाख का लीवर होगा, सब चीज। अरे दान देना चालू कीजिए एकदम ब्लड से लेकर, अच्छा उसके बाद अपन शरीर है, दाम हम लगाएंगे, तुम कौन होता है? नहीं समझ में आया? बढ़िया टाइप का किडनी है, एक 10 लाख का पड़ेगा, नहीं समझे? हमारा आंख नाक कान एकदम अभी परफेक्ट है, इतना रोशनी उसनी सब, कोई दिक्कत होता है? धमकी देगा खरीद लेंगे, खरीद, अरे सोचा तो नहीं खरीद लेंगे। यहाँ कुछ ज्यादा ही बोलता है। हम बिहार वाले लोग इस पे और बर्बाद हो गए लोग, हम लोग और बर्बाद हो गए लोग। पहले समय में जब हम लोग बहुत आगे थे ना, तो बड़े बड़े लोग बगल में शांति से बैठ के चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था किसी को। आज में क्या है ना, 10 रुपया कमाएगा तो कूदेगा 10 लाख बराबर। सल्तनत काल में बताइए तो टैक्स, लूट के धन पे कितना टैक्स लगा दूं? हाँ, भू राजस्व तो आपको पता है कि जमीन पर उपज के आधार पर लिया जाता है। ये किसी भी राजा के समय कभी फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि जमीन उपजाऊ पर ज्यादा टैक्स, बंजर पर कम टैक्स, फसल खराब हो गया तो टैक्स फ्री तो हो जाता है। तो भू राजस्व कभी भी ठीक मतलब परफेक्ट नहीं रहेगा। 1/3 कभी कभी 1/2, यानी कभी 33% तो कभी 50%। जहां उपज ज्यादा है वहां 50, जहां उपज कम है वहां 33%। किसी को दिक्कत? सल्तनत काल में पहला शासक था जिसने भूमि की क्या कराई थी? नाप कराई थी, क्योंकि इसका कहना था कि भैया हमको कुछ भी हो जाए टैक्स में कमी नहीं होना चाहिए, तो पहले दोबारा नाप करो सब लोग अपना अपना खेत। तो नपवाया और सबका टैक्स फिक्स किया कि खेत का है तो चरी और घर है तो घरी, और जजिया जकात खुम्स खराज हमको देते रहना, घरी और चरी देते रहना, और लूट के ले आना तो 80% मेरा हो गया। और भू राजस्व तो मेरा है, जहां जमीन अच्छी नहीं है 33%, जहां जमीन अच्छी है 50%, बाकी अपना नाप वाप करा करा के हमको टैक्स वैक्स भी देते रहना। पैसा के मामले में कोई समझौता नहीं। अलाउद्दीन जी समझ में आ गया? राजा को पैसा की जरूरत रहती है जी। यहाँ पर अगला देखते हैं, दीवाने मुस्तखराज। यह अलाउद्दीन खिलजी का विभाग था जो क्या देखता था? टैक्स। दीवाने मुस्तखराज क्या देखता था? भू राजस्व। क्या देखता था? भू राजस्व। देखिए सबसे उटपटांग चीजें जो होती है ना, भू राजस्व में देखने को मिलती है। बड़ी उटपटांग चीजें देखेंगे किसमें? भू राजस्व। क्यों भू राजस्व में उटपटांग चीजें देखने को मिलती है? क्योंकि ना जमीन एक जैसा नहीं रहता है, कहीं की जमीन उपजाऊ और कहीं की जमीन बंजर। कोई किसी साल फसल अच्छा हो गया, किसी साल फसल खराब हो गया, किसी साल फसल एकदम अच्छा हुआ तो टिड्डी आ गए सब। फसल अच्छा, टिड्डी आते हैं ना, कीड़े मकोड़े लगे, कोई बीमारी आ गई। तो इसके लिए ना एक अलग डिपार्टमेंट हर राजा को रखना पड़ा था, ऐसा फिक्स नहीं था। कई बार देखिएगा आप भी खेती कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा फसल होगा और काटने के टाइम पे उसमें कीड़े लग जाएंगे। बैगन अगर बोल के देखिएगा ना तो 1 कुंटल में तो 40 किलो में कीड़े लग जाते हैं। और बैगन का कीड़ा बहुत खचरा होता है, तनी से छेद करके अंदर जाएगा, अंदर वह पूरा अपना बटालियन बना लेता है। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट तो अलग से चाहिए ही, वरना भू राजस्व कभी आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगा। या तो राजा को घाटा लगेगा या तो किसान को घाटा लगने वाला, और एकदम फिक्स रहता है यहाँ पर। किसी को दिक्कत? तो दीवाने मुस्तखराज किसके लिए था? भू राजस्व फिक्स था 33 से लेके 50%, 33 से लेके 50% था, 33 से पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आर्थिक नीति में अलाउद्दीन बहुत ही सख्त था। अलाउद्दीन क्या था? बहुत सख्त था। टैक्स पर देख रहे हैं कि कहीं कोई जरूरत है, इवन सोचा जो राजा लूट के पैसा पे टैक्स लगा दिया, और वो भी कितना? 80%। अब उसके सैनिक सब ना बहुत ज्यादा लूटते थे। भैंस खोल लिया 100 गो ना, तो कहता ना और 100 गो खोलो। भैंसिया से पूछता था और कहाँ बनाई ले रे? भैंसिया को हमको चल दो। भैंस नहीं बतियाती है सब ज्यादा, उन सबको बस खाने से मतलब रहता है, खाना दे दो, चाहे अलाउद्दीन खिलाए चाहे बलबन। उसके पास किससे मतलब है? खाना खाने से मतलब। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य अभियान देख लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान कल समझा देंगे, उसमें उसने बहुत ज्यादा सैन्य अभियान किया था। तो राजस्व नीति तो समझा दी। अब